हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैम कैम एंड बर्थडे केमिस्ट्री। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ग्रेड 24 में हमारा जो एग्जाम हुआ था केमिस्ट्री के लिए, उसकी फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन। हमें पता है कि गेट के एग्जाम के अंदर हमारे टोटल 65 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से हमारे 10 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के होते हैं और 55 क्वेश्चन हमारे केमिस्ट्री के होते हैं। उनमें से हम इनऑर्गेनिक का और ऑर्गेनिक का सॉल्यूशन ऑलरेडी कर चुके हैं, आप उनकी क्लासेस भी देख लीजिएगा। आज मैं आपको करवाऊंगी फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन। हमारे फिजिकल के गेट के अंदर 21 क्वेश्चन आए हुए हैं और गेट में हमें पता है कि एनएटी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, हमारे एमएसक्यू होते हैं और एमसीक्यू होते हैं। तो हमारे इसमें 21 क्वेश्चंस में से हमारे आए हुए हैं 7 क्वेश्चन तो हमारे एमएसक्यू आए हुए हैं, एमसीक्यू है, सॉरी। हम इसकी वो कर लेते हैं एक बार। 7 क्वेश्चन तो आए हुए हैं हमारे एमसीक्यू के, 5 क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे एमएसक्यू और हमारे आए हुए हैं 9 क्वेश्चन एनएटी टाइप, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो इन 21 क्वेश्चन का आज मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगी। ओके, और हमें पता है हमारा नेट का एग्जाम्स भी आ रहा है, तो नेट के एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस करने के लिए आप सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पीवाईक्यू से स्टार्ट करेंगे। और उसके लिए आपको नेट की पीवाईक्यू तो करने ही करने हैं, गेट के भी करने हैं आपको, क्योंकि अब ऐसा हो रहा है नेट का एक क्वेश्चन गेट में आया हुआ है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो कंप्लीट क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, बट उस टाइप के क्वेश्चन हमारे रिपीट हो जाते हैं, तो हमें गेट की पीवाईक्यू भी करने हैं और नेट की पीवाईक्यू भी करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स मूव ऑन अवर क्वेश्चन। देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं, कैसे उनका सॉल्यूशन होगा और कैसे हम उनको अप्रोच कर सकते हैं। देखते हैं हमारे क्वेश्चंस। लेट्स रीड आउट द स्टेटमेंट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये सीरीज वाइज लगाए हुए हैं मैंने, जैसे हमारा गेट का सॉल्यूशन था। ऑफिशियल साइट से मैंने क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ डाउनलोड की थी, वहां से आप देख सकते हैं, और आंसर की भी दी हुई है, क्योंकि हमें गेट के क्वेश्चन ढूंढने के लिए ऐसे कहीं पर नहीं जाना पड़ता। ऑफिशियल साइट पर हमें प्रीवियस सारे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो स्टेटमेंट में क्या बोला हुआ है। क्रिटिकल मेटल्स कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है सर्फेक्टेंट की 0.008 m इन वाटर 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, एग्रीगेशन नंबर बोला हुआ इन्होंने 80 है और हमें निकालनी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल्स निकालनी है। अब हमें पता है कि मेटल्स की कॉन्सेंट्रेशन के लिए एक फॉर्मूला आता है, सीएमसी। क्या होता है भाई? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने एग्रीगेट हो रहे हैं एट क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर, एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है ये, सर्फेक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ एग्रीगेशन मॉलिक्यूल और सीएफ, ये हमें निकालनी है। ओके, ये हमारे पास कितनी दी हुई है क्वेश्चन के अंदर? देखो कॉन्सेंट्रेशन कितनी बोली हुई है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल्स प्रेजेंट इन दी सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। तो हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर ये है 0.088 मोलर, और सर्फेक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हमें बोला हुआ है, ये रहा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट इज 0.008, 0.008। एग्रीगेशन नंबर हमें कितना बोला हुआ है? 80। सीएस हमें निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा? इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, 0.088 माइनस की 0.008 डिवाइड बाय 80, ये किसके इक्वल है? सीएम, सीएस के इक्वल है। सीएम बोल देते हैं इसको, क्योंकि मेटल्स की कॉन्सेंट्रेशन के लिए है ना। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 0.080 डिवाइड बाय 80, और इसको अब जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.001। ठीक है, यही बात हमें इनसे पूछी हुई थी कि कॉन्सेंट्रेशन बताओ मेटल्स की कितनी प्रेजेंट होगी, तो हमारा ये हमारी वैल्यू आ गई 0.001, और ये हमारी सॉल्यूशन के अंदर दी हुई है, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ से। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे दिया हुआ है ग्रुप 3 का क्वेश्चन है ये, द ऑर्डर एंड द नंबर ऑफ क्लासेस बताओ विद इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ये हमें रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, आईआर दी हुई है। ओके, और बताना है हमें ऑर्डर क्या है और क्लास क्या होगी। अब हमें पता है कि क्लास कितनी है, जितनी हमारी आईआर दी हुई है ना इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर, उतनी ही हमारी क्लासेस होती है। तो कितनी दी हुई है? 1 2 3 4 5 6
6 हमारी क्लास होगी। और ऑर्डर क्या होता है? स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द डायमेंशंस। ठीक है, तो हमारी इनकी जितनी डायमेंशन होगी उनका स्क्वायर करके सम कर देंगे, वो हमारा ऑर्डर हो जाएगा। तो अब इसके लिए क्या हो जाएगा, ये वो होती है ना, यूनिडायरेक्शनल होती है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसके लिए 1 का स्क्वायर। आइडेंटिटी हमारी डाई में होती है ना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। कैलकुलेट करो इसको, कितना आ जाएगा हमारा, ये हो गया 4 और प्लस में ये हो गया 8, ये आ गया 12 और 6। तो पहले इसने देखो ऑर्डर में क्या बोला है, पहले ऑर्डर है और फिर क्लास है, तो 12 और 6 जहां पर भी हो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही पूछा हुआ था। कई बार क्या करते हैं हम, निकाल तो सही से लेते हैं, बट इसने जिस रिक्वेस्ट में पूछा हुआ है उसी में हमको आंसर देना होता है। अब इसने पहले क्या पूछा हुआ है, ऑर्डर पूछा हुआ है, तो ऑर्डर अपना 12 आ गया और क्लास कितनी है अपनी 6 है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या स्टेटमेंट है देखते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से। स्टेटमेंट रीड आउट करो, इसकी क्या दी हुई है। द मॉलिक्यूल XY2 इन माइक्रोवेव एक्टिव एंड इट्स वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम शो ओनली P एंड R ट्रांजिशन। अब बोला हुआ है कि जो हमारा XY मॉलिक्यूल है, XY2 है, वो माइक्रोवेव एक्टिव है। अब माइक्रोवेव एक्टिव होने के लिए क्या होगा, उसके अंदर परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो और इसमें आगे क्या बोला हुआ है, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा के अंदर वो P एंड R क्वांटम शो कर रहा है। यानी कि हमें पता है जब हम वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, वहां पे सीओ का हम डिस्कस करते हैं। सीएन मैनुअल के अंदर आप इसका वो देख सकते हो एक्सप्लेनेशन। क्या होगा अगर हमें तीनों दी हुई है ना, हमें तीनों ब्रांच शो कर रहा है, अगर हमारा मॉलिक्यूल P क्या हुआ R, तो हमारा मॉलिक्यूल क्या होता है, बेंड होता है। ठीक है, बट यहाँ पर इसने क्या बोला, वो ओनली P और R को शो कर रहा है, तो हमारा मॉलिक्यूल बेंड तो होगा नहीं, यानी कि क्या होगा, लीनियर होगा। तो बेंड वाले क्वेश्चन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि इसने यहाँ पे बोला हुआ P और R ट्रांजिशन शो कर रहा है वो। उसके बाद क्या हो गया, अब हमें लीनियर के लिए देखना है। अब लीनियर में हम फर्स्ट कंडीशन लगा के देखेंगे। इसमें बोला हुआ है XY2 टाइप का मॉलिक्यूल है। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, XY2 है, या तो हम ये देख सकते हैं X Y एंड Y, और सेकंड क्या ले सकते हैं हम, Y और X। ठीक है, तो अब इसको देखो, जब मैं नेक्स्ट पेज पे बता देती हूँ इसको। जब हमने फर्स्ट केस लिया XY2 मॉलिक्यूल है ना, जब X Y और Y, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या हो रहा है हमारा, 0 हो रहा है ना, तो ये तो माइक्रोवेव एक्टिव होगा नहीं। सेकंड पॉसिबिलिटी मैंने क्या बताई आपको, Y को हम सेंट्रल एटम मान लेते हैं, X और Y, तो यहाँ पे हमारा ना तो डाइपोल मोमेंट 0 हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो रहा है, तो ये हो गया माइक्रोवेव एक्टिव हो गया, और डाइपोल मोमेंट 0 है नहीं और ये PR शो कर रहा है, यानी कि लीनियर मॉलिक्यूल है। और यहाँ पे अब सेंट्रल एटम क्या हो गया हमारा, Y हो गया। तो हम स्टेटमेंट क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं क्या क्या बोला हुआ है। Y इज सेंट्रल एटम लीनियर मॉलिक्यूल, X होगा नहीं क्योंकि फिर ये माइक्रोवेव एक्टिव नहीं होगा। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया, यही क्वेश्चन था। बस इसको पढ़ के हल्का सा समझना था कि क्या बोला हुआ है हमें। लेट्स मूव करते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्या दिया हुआ आगे दिया हुआ है द कंपाउंड व्हिच शो द पेरोवस्काइट स्ट्रक्चर इन सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट के अंदर किसे बोला हुआ है, बताओ कौन से टाइप के स्ट्रक्चर हमारे पेरोवस्काइट होते हैं। अब हमें पता है कि जो पेरोवस्काइट स्ट्रक्चर होते हैं उनके लिए हम जर्नल फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, ये पेन आपको दिख रहा है, चेंज कर लेते हैं यहाँ पे व्हाइट पे। इनके लिए हमारा जर्नल फॉर्मूला होता है AbO3 या फिर X3 बोल देते हैं। ठीक है, जो हमारा A और B दोनों क्या होते हैं, यहाँ पर कैटायन होते हैं, और B जो X है हमारा वो क्या होता है, वो हैलाइड भी हो सकता है, हैलाइड हो सकता है, वो ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है,
ये दोनों कैटायन होते हैं। ए कहाँ से बिलोंग करेगा हमारा, अल्कलाइन अर्थ मेटल से या फिर रेयर मेटल से। ओके, और हमारा जो बी है वो कहाँ से लाई करता है, वो ट्रांजिशन मेटल से बिलोंग करेगा। वो कहीं से भी हो सकती है, 3D सीरीज से, 4D से या 5D से। ठीक है, इसके लिए मैंने बता दिया। अब हमारे ऑप्शन देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। इसे बोला इज और आर, तो ये क्या है, एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है हमारा, यानी कि इसके लिए 2 भी ठीक हो सकते हैं, 3 भी ठीक हो सकते हैं, बट 1 भी हो सकता है। तो अब देखो ये बन रहा है हमारा ABX3 टाइप बताया है मैंने, ये हो रहा है, ये और ये क्या है, ये तो वो स्पाइनल्स है, और स्पाइनल्स भी कौन से हैं, इनवर्स वाले हैं, तो ये तो होंगे नहीं। अब इसको देखो, ये भी क्या है हमारा, ये भी पेरोस्टाइल स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ए और डी इसके करेक्ट आंसर्स होंगे। यही हमें पूछा हुआ था, वैसे भी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे हम, क्योंकि ये तो स्पाइनल्स हैं, तो बच गया क्या, ए और डी बच गए। इन दोनों में से ये इस टाइप की हमारी ये जो क्राइटेरिया इसका सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड आउट द स्टेटमेंट, क्या दी हुई है इसमें, ये हमारा स्टैटिकल थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन दिया हुआ है, जो इंसेम्बल्स की हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं ना, वहां से जो उसके पोस्टुलेट होते हैं, इंसेम्बल्स हमारे क्या होते हैं और उनके लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, तो उसके लिए बताया हुआ है। कि वैसे मैं जनरली आपको बता देती हूँ, इंसेम्बल्स क्या है, माइक्रोसेट का कलेक्शन होता है एक टाइप से, और वो जो हमारे यूनिट पार्टिकल्स हम लेते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे यूनिट्स का कॉम्बिनेशन होता है, कलेक्शन होती है। ओके, और इसके अंदर क्या होता है, ये बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर में एग्जिस्ट कर सकते हैं। माइक्रोसेट्स माइक्रोसेट्स का कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं हम इनको, या फिर ये बोल देते हैं क्या है ये, कलेक्शन है इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेप्लिका। ठीक है, रेप्लिका का मतलब ये होता है कि वो सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को एक साथ अरेंज करके रखना। ओके, और इसके अंदर क्या होता है, हमारे इंसेम्बल्स मेनली 3 टाइप के होते हैं, कैनोनिकल इंसेम्बल्स, ग्रैंड कैनोनिकल इंसेम्बल्स और माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल्स। ओके, उनके अंदर ये हमारा जो मैंने बताई है टाइप, कैनोनिकल्स, दूसरा हमारा माइक्रो कैनोनिकल्स, थर्ड है हमारा ग्रैंड कैनोनिकल्स। मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ उस टॉपिक का ओवरव्यू भी दे रही हूँ, ताकि आप नेक्स्ट प्रिपेयर करो और क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करो, तो आपको थोड़ा रिलेटिविटी लगती रहे क्वेश्चंस में। इसके लिए हमारा क्या होता है, एनबीटी होता है, इसके लिए एनबीई होता है, और इसके लिए म्यूबीटी होता है। ये हमारा केमिकल पोटेंशियल के लिए यूज किया जाता है। ओके, अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है हमें, इसे बोला हुआ है स्टेटमेंट रीड आउट करो, ये बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। ये इज और आर बोलती है ना, तो यहाँ से पता चल रहा है कि क्या है, ये एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें पहली स्टेटमेंट देखो क्या बोली हुई है, एन ensemble इज द कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजिनरी एप्लीकेशन ऑफ द सिस्टम। सही बात बोली हुई है, तो इनफाइनाइट कलेक्शंस होता है इनका। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई। सेकंड इसमें क्या बोला है, ऑल मेंबर ऑफ एन ensemble आर मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल एंड आल्सो आइडेंटिकल माइक्रोस्टेट्स। तो ये हमारी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये माइक्रो डिफरेंट होती है, मैक्रोस्कोपिकली सेम नहीं होती है, और ना ही इसकी माइक्रोस्टेट अलग अलग होती है, बट उनका कलेक्शन होता है ये। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। लास्ट में बोला हुआ है एन ensemble एवरेज ऑफ एनी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एवरेज ओवर ए सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही बोली हुई है। मैंने क्या बताया था, ensembles क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल यूनिट का इनफाइनाइट टाइम, टाइम भी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, और ये माइक्रोस्टेट भी कितनी होती है, अपनी इनफाइनाइट होती है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो गई। नेक्स्ट इसमें बोला हुआ है ऑल सिस्टम इन अ कैनोनिकल ensembles need not have the same composition। ये बात हमारी गलत हो गई, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इसे बोला हुआ है need not have the same composition, पर उनकी composition तो सेम होती है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो गई थी, और इसकी राइट स्टेटमेंट है, और यही हमारे आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए क्या स्टेटमेंट दी हुई है, बोला हुआ है स्टेटमेंट देखो आगे, द नॉन डिसोसिएटिव
एब्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस ओवर अ गिवन सरफेस फिक्स्ड टेम्परेचर। अब इसे क्वेश्चन दिया हुआ है ये लैंगमुर आइसोथर्म से, ठीक है, नॉन डिसोसिएटिव के लिए दिया हुआ है। तो नॉन डिसोसिएटिव में हम क्या यूज करते हैं, लैंगमुर आइसोथर्म से क्वेश्चन है। लैंगमुर आइसोथर्म का फॉर्मूला क्या होता है, हम थीटा इक्वल टू Kp प्लस 1 प्लस Kp, और ये थीटा एक्चुअल में होता किसके इक्वल है, ऑक्यूपाइड स्पेस। थीटा होता है हमारा स्पेस ऑक्यूपाइड, थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा, कन्फर्म करके बताते हैं, 1 मिनट हो गया। फ्रैक्शन ऑफ ऑल ऑक्यूपाइड साइट ये होता है, थीटा इज इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ ऑल, फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइट डिवाइड बाय टोटल साइट। ओके, और जितना स्पेस, इसको अगर हम वॉल्यूम के टर्म में लिखे तो कितना हो जाएगा कि जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया है टोटल मॉलिक्यूल्स ने, और हमारा टोटल वॉल्यूम कितना है, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो इसको हम लिख लेते हैं कैसे, V अपॉन में ये हमारा इक्वल होता है V अपॉन में Vm Kp 1 प्लस Kp। ये मैंने ये बता दिया कि लैंगमुर आइसोथर्म का जो हमें फॉर्मूला यूज करना है वो क्या होगा। अभी इसने पूछा हुआ है कि ये बताओ इनमें से कौन से फ्लोट है हमारे जो वो स्ट्रेट लाइन देंगे। ओके, तो इसे पूछा हुआ है स्ट्रेट लाइन कौन से कर्व देंगे। अब हम देखते हैं हमारा जो फॉर्मूला था वहां से अप्लाई करके कि इनमें से कौन से हमें दे सकते हैं स्ट्रेट लाइन का कर्व। अब हमारा ये फॉर्मूला आ गया, इसको हमें रीअरेंज करना है। क्या करेंगे, देखो इसको मैं रेसिप्रोकल कर लेती हूँ, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, Vm अपॉन में V 1 प्लस Kp डिवाइड बाय Kp। ओके, अब इसको सेपरेट कर लेते हैं अलग अलग, तो 1 बाय Kp प्लस में हो गया ये 1। नेक्स्ट पेज पे लिख लेती हूँ मैं, क्या आ गया हमारा Vm, ये पेन दिखाई दे रहा है आपको, Vm इक्वल टू Vm इक्वल टू Vm बाय V, क्या थी हमारी स्टेटमेंट, ये आया था हमारा, ठीक है, रेसिप्रोकल करने के बाद। अब इसको रीअरेंज करेंगे, ये तो कांस्टेंट टर्म हो जाएगी, जैसे 1 अपॉन में V, इसको मैं साइड ले जाऊंगी के Vm 1 बाय P प्लस 1। अब ये किस टाइप की लग रही है, y इक्वल टू mx प्लस c टाइप की अरेंजमेंट हो गई ना इसकी, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारी किस लिए होती है, ये स्ट्रेट लाइन के लिए होती है, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला यहाँ पे हमें क्या पता चल गया, 1 बाय V एंड 1 बाय P का जो कर्व है वो हमारा क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके, तो अब देखते हैं स्टेटमेंट में 1 बाय P और 1 बाय V का ये हमारा क्या आ गया, स्ट्रेट लाइन आ गया, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब बच गया ये वाला, इसके लिए अब देखते हैं हम जो हमारी स्टेटमेंट आई है उसको हम कैसे रीअरेंज कर सकते हैं। अब ये वाली आई है, इसको क्या करेंगे, इसे ग्राफ देखो किस किस के बीच में बोला हुआ है, P बाय V के लिए बोला हुआ है। तो मैं क्या करती हूँ,
इस इक्वेशन को मैं P से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, P बाय V हो जाएगा, P के VM प्लस में P बाय VM। यहाँ पे P था, P से P कैंसिल हो जाएगा, ये वाला P था, तो ये क्या हो गया, कितना क्या रह गया अपना VM प्लस में 1 बाय P बाय VM। अब देखो ये फैक्टर कांस्टेंट हो गया और ये हो गया, ये इक्वल किसके है, P बाय V के इक्वल है ये, ठीक है। तो अब हमारा ग्राफ देखो यहाँ से P बाय V, ये क्या हो गया हमारा y हो गया, ये हमारा mx हो गया प्लस में ये हमारा t हो गया। तो यहाँ से देखो ये हमारा p हो गया, ये p बाय v हो गया, तो इनके बीच में ये हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ऐसे एग्जिस्ट कर रही है ना, मतलब इसको जब रीअरेंज करते हैं तो इस टाइप की इक्वेशन हमें मिल रही है, तो ये इक्वेशन भी हमें क्या करेगी, स्ट्रेट लाइन का ही कर्व देगी, इसलिए हमारा ये ऑप्शन भी राइट है। इसने जो बोला हुआ था, ये वाली स्ट्रेट लाइन दे रही है और ये वाली स्ट्रेट लाइन दे रही है, ये हमारे करेक्ट आंसर है, ये दोनों नहीं देगी। हमने बस सिंपली इसमें क्या किया है, हमारा जो लेक्चर का फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई किया, हमने जस्ट रीअरेंज किया है अकॉर्डिंग टू द गिवन हमारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं 1 बाय बी और पी किया था, तो हमने पहले 1 बाय बी और पी की फॉर्म में इसको बनाया फॉर्मूले को, और फिर हमने चेक किया क्योंकि वो इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में बन रही थी, इसलिए तो ये क्या हो गया, वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती है। और सेकंड वाले में p बाय b का देखना था, तो इसलिए हमने उसको p से मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई कर लिया। ओके, ये वाले नहीं दे रहे थे क्योंकि सिंपल इक्वेशन से ही पता चल रहा था, और ये दे रही है तो ये वाली नहीं देगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या स्टेटमेंट है हमारी, देखो 33 क्वेश्चन है ये एनईटी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। इन क्वेश्चंस के लिए जो हमारे एमएसक्यू होते हैं और एनईटी टाइप क्वेश्चन होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इनमें, और ठीक है। अब स्टेटमेंट देखो क्या दी हुई है, द वैल्यू ऑफ दिस इन एटॉमिक यूनिट एनर्जी, हमें इस फैक्टर की वैल्यू बतानी है, क्या आएगी एनर्जी यूनिट्स में, ठीक है। एटॉमिक यूनिट में पूछा हुआ है इन्होंने, तो क्या हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर एटॉमिक यूनिट में लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 एटॉमिक यूनिट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला हुआ है इसमें, जो हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 एटॉमिक यूनिट आ जाएगी। और आगे क्या है, जो हमारी बोर रेडियस है ये ए नॉट, ठीक है, इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1 हो जाएगी। बस इन वैल्यूज को हमें इसके अंदर पुट करना है, हमें बोला हुआ है ई स्क्वायर अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए नॉट। अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है हमें, तो क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे इसको, ये क्या हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन में 2 ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए नॉट। अब वैल्यू हमें पता है, जो जो वैल्यू हमें पता है वो हम इसके अंदर पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर अपॉन में 1 × 1, तो ये हो जाएगा 2। बस ये न्यूमेरिकल टाइप इंटीजर वैल्यू पुट करनी थी इसके अंदर, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये हमारा एनईटी का क्वेश्चन था, इसकी कोई नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, इजी था बहुत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। आगे बोला हुआ था पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ बी इन लिक्विड ए इज दिस, तो क्या बोला हुआ है, पार्शियल प्रेशर बोला हुआ है इसने 0.1 मोलर दिया हुआ है बी के लिए लिक्विड ए के अंदर इन 60 kP at 300 डिग्री 300 केल्विन। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग बी विद मोल फ्रैक्शन दिस, हमें क्या करना है, और सॉल्यूशन मान लिया हमें दिया हुआ है, उसके लिए जब हमें पहले तो दे दिया उसने उसकी मोलालिटी दे दी, और सेकंड टाइम में उसने पूछा हुआ है हमसे उसके मोल फ्रैक्शन दिए हुए हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर हमसे पूछा हुआ है इसके अंदर, और आगे बोला हुआ है इसने अज्यूम द सोल्यूट बी ऑफ हेनरी लॉ। इसने वैसे तो बताया नहीं कि और भी है जो हमारे, वो दोनों क्या है, सॉल्यूशन है कि गैस है। अगर हेनरी लॉ है तो ये पता चल गया कि बी क्या है, हमारा गैस में है, क्योंकि हेनरी लॉ में हमें पता है क्या लेते हैं, हम एक सॉल्यूशन लेते हैं, उसके अंदर फिर क्या करते हैं, बी गैसेस मॉलिक्यूल्स के ऊपर सरफेस के ऊपर क्या करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं, और फिर हमारा जो फॉर्मूला बनता है वेपर प्रेशर जिसके इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन KH हेनरी कांस्टेंट, ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम वहां से, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन मोलर मास ऑफ ए इज दिस,
और बताना है अब हमें पार्शियल प्रेशर बताना है कितना होगा सॉल्यूशन बी वाले का। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोला हुआ है हमें स्टेटमेंट के अंदर, हमें दो केस बनाकर दे दिए इसने। मतलब फर्स्ट केस में क्या दिया इसने, फर्स्ट केस के अंदर केस फर्स्ट में इसने बोला हमें कि उसकी मोलारिटी कितनी दे दी 0.1 मोलर दे दी हमें, और क्या है वेपर प्रेशर कितना है उसका, फर्स्ट जब केस लिया हमने 60 पास्कल। ठीक है, टेम्परेचर सेम दिया हुआ है। उसके बाद सेकंड केस बोला, जब उसने क्या बोला उसका वेपर प्रेशर बताओ जब उसके मोल फ्रैक्शन कितने थे, तो सेकंड टाइम उसने क्या दे दिया, उसके मोल फ्रैक्शन दे दिए 0.1, और हमें क्या करना है वेपर प्रेशर बताना है सेकंड के केस में कि हमें क्या होगा। अब हमें पता है इसको हम क्या करना है, इनकी रेशियो बतानी है ना हमें, तो हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। हेनरी कांस्टेंट से हम क्या कर सकते हैं, इनकी रेशियो इक्वल दे सकते हैं ना। बाय हेनरी लॉस प्रेशर ऑफ बी एट द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एट सेकंड इसके इक्वल हो जाएगा h बाय x से b एट 1 x b एट सेकंड। दो केसेस है ना। ठीक है, अब हमें वैल्यू किस किस की दी हुई है, हमें फर्स्ट के लिए वैल्यू दी हुई है 60, सेकंड के लिए हमसे पार्शियल प्रेशर की वैल्यू पूछी हुई है, और ये वैल्यू ये कितनी दी हुई है हमें फर्स्ट के लिए हमें वैल्यू दी नहीं हुई है। एक मिनट चेक कर लेते हैं, वैल्यू हमें मोल फ्रैक्शन की दी हुई है सेकंड के केस के अंदर। ठीक है, तो वहां से क्या करेंगे, विद मोल फ्रैक्शन ऑफ 0.1 इन लिक्विड ए, लिक्विड ए के अंदर है जब वो 0.1 दी हुई है, और इसकी केस की वैल्यू हमें निकाल लेंगे क्योंकि जब बी के अंदर था ए और बी केस है ना। ठीक है, तो हमें देखो हमें पता है मोलालिटी हमारी किसकी इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो इसने हमें कितने दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर, कितने बोला हुआ है 0.1। मिनट स्टेटमेंट देख दो, हमारी मोलारिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएगा सॉल्वेंट के अंदर, पर केजी है तो कितने में से हो गए, 1000 के अंदर से हो गए, तो 1000 ये हो जाएगा, और हमें जो मास दिया हुआ है स्टेटमेंट के अंदर वाटर मत ले लेना, 80 ग्राम पर मोल इनवर्स दिया हुआ इन्होंने, तो ये हो जाएगा 80, और यहाँ से हमारी मोलारिटी को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 54 और इसको और भी सिंप्लीफाई कर लो 25 2 और ये आ जाएगा 12.5। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन कितने हो जाएंगे अपने, मोल फ्रैक्शन क्या होता है गिवन मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मोल्स कितने अपने 0.1 है, तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, इनसे कितने आए अपने 12.5 प्लस 0.1, तो यहाँ से ये मोल निकल गया दूसरे सोल्यूशन के लिए, इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, ये कितना हो गया 0.1 डिवाइड बाय 12.5 प्लस 0.1, ये कितना हो जाएगा 0.1 डिवाइड बाय 12.6
ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 12.5। अब इसकी वैल्यू निकालनी है ना, वैल्यू निकालनी है, इसको मैं कर देती हूँ, अब काम हो गया है। ये क्या हो जाएगा, 60 ये हमारा इतना हो गया था 12.5, इससे 10 कैंसिल हो जाएगा। और जब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी कितनी वैल्यू आई थी अपनी, 12.6 आई थी ना। P2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 12.6 और ये हो जाएगा 60 12.6। और यहाँ से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। और क्वेश्चन के अंदर हमारी रेंज इन्होंने दी हुई थी, क्वेश्चन में 742 आई थिंक 745 टू 760 दी हुई थी, तो इसके बीच में हमारी रेंज लाई करनी थी। ये हमारा सॉल्यूशन है, यही था, हमें वैल्यू क्या करनी थी, बस यहाँ पे पुट करनी थी, वो इसके अंदर रेंज के लाई करेगी तो आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। यही सॉल्यूशन था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। हमें इक्वेशन दी हुई है, पैरेलल इक्वेशन, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है ये, फर्स्ट ऑर्डर के लिए पैरेलल रिएक्शन का क्वेश्चन है। भाई ये रिएक्टेंट है, ये P1 में कन्वर्ट हो रहा है एट रेट ऑफ रिएक्शन K1 और P2 में कन्वर्ट हो रहा है एट द रेट ऑफ रिएक्शन K2। आगे इसने बोला हुआ है खुद ही कि K1 किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ K2 के इक्वल है एट 300 केल्विन आफ्टर कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ R एट 300 केल्विन। कि जब ये R है ये कंप्लीट कन्वर्ट हो जाता है दोनों के अंदर, तो उसके बाद उसने बताया था कंसंट्रेशन ऑफ P1 इन द रिएक्शन मिक्सचर वाज 15, इसने P की कॉन्सेंट्रेशन दे दी हमारे पास 15 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R वाज, क्या किया, R K1 में कन्वर्ट हो रहा है, P2 में कन्वर्ट हो रहा है, K1 रेट ऑफ रिएक्शन इसकी है, K2 इसके लिए नहीं है, P1 की कॉन्सेंट्रेशन दे दी हमें R की पूछी है, अब क्या करेंगे, इसके लिए निकाल लेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, वो टोटल हमारी R की कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगी वहां से। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे हम, पैरेलल रिएक्शन का क्वेश्चन है ये। यहाँ पर क्या होता है, K1 अपॉन K2 फॉर्मूला आता है, ये जब हम इनको ये केस पढ़ते हैं पैरेलल का, कंजुगेटिव रिएक्शंस का, ठीक है, तो हमें K1 किसके इक्वल दी हुई है, 2K2 के इक्वल दी हुई है, और ये बाय K2, और P1 कितना दिया हुआ अपने को 15 मोल लीटर इनवर्स डिवाइड बाय P2, एक से कैंसिल हो गया, यहाँ से हमारी P2 की वैल्यू कितनी आ गई, सिंप्लीफाई कर दो इसको, 15 डिवाइड बाय 2 मोल लीटर इनवर्स, ये हो जाएगा 7.5 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हमने इससे पूछा क्या हुआ है, जो हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की वैल्यू पूछी हुई है कितनी होगी, तो रिएक्टेंट कितना किसके इक्वल होगा हमारा, P1 की कॉन्सेंट्रेशन इंटू में प्लस में P2 की कॉन्सेंट्रेशन। P1 की हमें 15 दी हुई है और प्लस में ये कितनी आई है हमारे P2 की 7.5, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 22.5। ठीक है, यही इसकी क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ था, ये हमारी रेंज आ जाएगी। और कुछ किसके अंदर आई ये वैल्यू, हमारी मोल लीटर इनवर्स के अंदर ही आई है, तो इसका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा हमारा 22.5। बस ये इतना ही था, सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ था, पैरेलल रिएक्शन का हमें बस फॉर्मूला लगाना था और वैल्यू पुट करनी थी, इतना ही था इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्या है हमारा
क्वांटम केमिस्ट्री से क्वेश्चन दिया हुआ है। ये स्टेटमेंट पढ़ो क्या है बच्चों इसकी। हमारे पास ये दिए हुए है psi1 psi2 psi3 psi4 एंड आर 4 हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ बेंजीन विद ऑर्बिटल एनर्जीज। उनकी एनर्जीज दी हुई है, 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये। और हमसे पूछा क्या हुआ है, करेक्ट ऑर्डर बताओ ऑर्बिटल एनर्जी का क्या होगा। और हमसे बोला हुआ 6 कार्बन एटम ऑफ बेंजीन डिनोटेड A2F साइज A2F से डिनोट किया हुआ उन्होंने। जो कार्बन के बेंजीन के अंदर हमारे जो 6 कार्बन होते हैं ना, उनको डिनोशन बताई हुई ये होगी। ओके, तो अब हमें पता है कि हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अगर हमें फंक्शन दिए हुए हैं तो हम क्या करते हैं, जितने हमारे उसके अंदर नोड एग्जिस्ट करते हैं ना, उतनी हमारी क्या होती है, जितने नोड होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी होगी हमारी। और बेंजीन के अंदर नोड नहीं, नोडल प्लेन्स लाई करते हैं, तो जितने ज्यादा नोडल प्लेन्स होंगे हमारे, उतनी ही हमारी क्या होगी, मैक्सिमम एनर्जी की वैल्यू होगी। तो इन फंक्शंस को देख के अब हमें ये चेक करना है कि हमारी कितने नोड एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सारे वैल्यू कितनी दी हुई है, हमें पॉजिटिव दी हुई है, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स कितने हो जाएंगे हमारे, 0 हो जाएंगे। तो यानी कि इस फंक्शन की वैल्यू सबसे मिनिमम मिलेगी। जो साइज 3 है उसके अंदर हमारा कोई नोड नहीं है, तो ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू सबसे लेस हो जाएगी। तो E3 हमारा क्या होगा, सबसे लेस एनर्जी होगी। ठीक है, उसके बाद देखो इसके अंदर क्या है, एक नोड लाई कर रहा है, 2 नोड लाई कर रहे हैं, यहाँ पे आने की वैल्यू कितनी हो गई, नोड की 2 हो गई। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 नोड लाई कर रहे हैं, मैक्सिमम नोड्स है यहाँ पर। तो क्या पता चला हमें यहाँ से, यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है एनर्जी की सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, इसके अंदर भी देख लो 1, यहाँ पर तो 1 ही लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ नोड्स कहाँ पर है, इस इक्वेशन के अंदर है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी कि A2 की वैल्यू हमारी सबसे ज्यादा होगी। और बच गए क्या फिर बीच में, देखो यहाँ पर क्या, देखो E3 की सबसे कम वैल्यू, यहाँ तो E1 दे दिया, यहाँ E4 दे दिया, ये तो हो नहीं सकते। अब क्या है, E3 इन दोनों में कम है, और सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है अपनी, E2 के लिए है। तो E2 के लिए हाईएस्ट वैल्यू देखो यहाँ पर है, यहाँ पर E4 दे दिया, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये अपना करेक्ट आंसर है। बस इतना ही देखना था हमें कि नोड कहाँ कहाँ पर मिल रहे हैं हमें, और जितने नंबर ऑफ नोड्स ज्यादा होते हैं उतनी ही हमारी एनर्जी की वैल्यू होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या स्टेटमेंट है हमारी, देखो कंसाइडर द फॉलोइंग 6 वाइब्रेशनल मोड। उसने बोला हुआ है 6 वाइब्रेशनल मोड दिए हुए हैं हमें। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग ऑफ CO2, OH, H2, OH in H2O, HCl की, H2 की, NH की, और बेंडिंग ऑफ CO2। ठीक है, और इन सब के लिए अपने बोला हुआ है अमंग ऑल मोड K1 की वैल्यू बताओ, K की, L की और M की वैल्यू पूछी हुई है, और ये मेंशन किया हुआ है। इस स्टेटमेंट को चलो मैं सिंपलीफाई तरीके से लिख लेती हूँ। यहाँ पर क्या क्या बोला हुआ है इसने, जो भी हमें इन्हें बोला हुआ है। फर्स्ट केस के अंदर हमें क्या है, चेंज कर देते हैं थोड़ा। फर्स्ट में बोला हुआ है इसने सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग ऑफ CO2। सेकंड बोला हुआ है OH की स्ट्रेचिंग इन H2O। थर्ड बोला हुआ है, थर्ड बोल दिए थे स्ट्रेचिंग ऑफ HCl, स्ट्रेचिंग ऑफ HCl। फोर्थ बोल दिया इसने क्वेश्चन थे ना, फोर्थ बोल दिया इसने NH की और बेंडिंग ऑफ CO2। NH stretching in NH3 and fifth है NH OH की होगी, स्ट्रेचिंग ऑफ HCl। ये बीच में H2 की रह गई ना, H2 की और CO2। और सिक्स है अपनी
आर और रमन, और जो हमारे के एल और एम बोल दिया इतने, आई आर और रमन। अब इतने क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है देखो, के लिए क्या बोल दिया इतने, नंबर ऑफ मोड ऑफ आई आर एक्टिव होना चाहिए, रमन इनएक्टिव होना चाहिए। आई आर तो एक्टिव, रमन इनएक्टिव। सेकंड में बोला हुआ इसमें एल की वैल्यू के लिए नंबर ऑफ मोड ऑफ आई आर इनएक्टिव एंड रमन एक्टिव, यानी कि ये इनएक्टिव और रमन एक्टिव, और थर्ड में दोनों एक्टिव, और ये नंबर ऑफ बताने हैं कि इनमें से कितनी कितनी होगी। अब देखो हमें पता है जो हमारी CO2 है उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलती है, ठीक है। अब जहां पे भी सेंटर ऑफ सिमेट्री है वहां पर क्या करते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल लगाते हैं, यानी कि अगर वो आई आर एक्टिव है तो वो रमन एक्टिव नहीं होगा, रमन एक्टिव है तो क्या होगा, आई आर एक्टिव नहीं होगा। तो अगर सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है इसके अंदर तो डाइपोल मूवमेंट होगा नहीं इसके अंदर, तो डाइपोल मूवमेंट नहीं होगा तो ये क्या होगा, आई आर इनएक्टिव होगा। अब अगर आई आर इनएक्टिव है तो रमन एक्टिव हो जाएगा। सेकंड केस दिया हुआ है इसमें, OH की स्ट्रेचिंग दी हुई है H2O के अंदर, अब वो क्या होती है, वो जो वो आई आर के लिए भी एक्टिव होती है, रमन के लिए भी एक्टिव होगी। अब बोला हुआ है स्ट्रेचिंग ऑफ HCl, HCl के लिए बोला हुआ है, तो इसके अंदर क्या होगा, ये तो माइक्रोवेव रीजन में एक्टिव होता है ना, तो आई आर के लिए क्या होगा, ये HCl के अंदर ये भी दोनों जगह एक्टिव होगा, क्योंकि इसके अंदर परमानेंट डाइपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करता है ना, तो ये भी दोनों जगह एक्टिव होगा। H2O जो डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं ये क्या होता है, या तो इनएक्टिव होते हैं बट रमन एक्टिव होते हैं ये सारे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये या तो इनएक्टिव होता है और रमन के लिए एक्टिव होता है। NH की होती है जो NH3 के अंदर, उसमें क्या होता है, वो भी सिमेट्रिकल है ना इसकी स्ट्रेचिंग, तो ये भी दोनों जगह एक्टिव होगा, ये आईआर में भी एक्टिव होता है और रमन के लिए भी एक्टिव होगा। और जो बेंट CO2 है वो क्या होगा, हमारा बेंट की फॉर्म में है, तो यानी कि यहाँ पे डायनेमिक डाइपोल मूवमेंट एग्जिस्ट कर रहा है हमारा, तो ये आईआर एक्टिव होगा बट रमन इनएक्टिव होगा, ठीक है। अब इनमें से ये देखना है हमें के के लिए कितनी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, एल के लिए कितनी वैल्यू है और एम की कितनी है। अब के लिए क्या होना चाहिए, आईआर एक्टिव और रमन इनएक्टिव, तो आईआर एक्टिव कौन थे अपने, ये वाला है, ये वाला, ये बट रमन इनएक्टिव हो, तो एक ही केस लाई कर रहा है, ये वाला अपना, ये वाला हमारा के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। ये वैल्यू क्या है, हमारे एम के लिए है, यहाँ पे ये वैल्यू एल के लिए हो गई जब आई आर इनएक्टिव है और रमन के लिए एक्टिव है, ओके। ये वाली भी क्या हो गई, हमारी एम की वैल्यू हो गई, ये वाली एम की वैल्यू, और ये वाली क्या हो गई, हमारी एल की वैल्यू। अब देखो के लिए कितनी वैल्यू आई हमारी, के लिए 1 वैल्यू आई है, एल के लिए हमारी ये 2 वैल्यू आई है, तो L2 हो गया, और एम के लिए हमारी 3 आई है तो 3 हो गया, ठीक है। यही चीजें हमें इसके अंदर बतानी थी। देखो हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, अब ये दिए हुए ना, हमारी वैल्यू कितनी आई है, 1 2 3 आई है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें सीक्वेंस वाइज लगाने हैं, वैल्यू निकाल के कहीं ऐसा मत कर देना कि 1 के लिए 3 1 2 कर दिया, 1 2 3 कर दिया। के की वैल्यू हमारी 1 ही आई है, क्योंकि काउंट करने में भी गलती हो जाती है ना, के की वैल्यू 1 आई है हमारी, एल के लिए 2 आई है और एम के लिए 3 आई है। सीक्वेंस में पूछा हुआ तो सीक्वेंस में लगाना, ओके। थर्ड इसका हमारा करेक्ट आंसर हो गया। लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट देखो ये दी हुई है, पॉलीमर के क्वेश्चन है, इसमें बोला हुआ है स्टेटमेंट पढ़ो इसकी, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, मतलब कोई रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, थर्मली इनिशिएटेड किनेटिकल पॉलीमराइजेशन है, और उसके अंदर इसने ये बोला हुआ है, मेंशन किया हुआ है, आरपी क्या है हमारी, रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन है, और टीपी क्या है हमारी, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है, ठीक है। और इसमें बोला हुआ है हमसे बताओ कि इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो मैं आपको एक दो फॉर्मूले बता देती हूँ। जो हमारा रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन है, रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोनोमर की कॉन्सेंट्रेशन के, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो हमारी इनिशिएटर के कॉन्सेंट्रेशन के हाफ वैल्यू के, ओके।
और जो हमारा सॉरी ये आरपी की वैल्यू नहीं है, ये डीपी की वैल्यू है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन की। और हमारी आरपी की रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन किसके इक्वल होता है, वो एम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और आई की कॉन्सेंट्रेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, मतलब एक ही आंसर हमारे इसके अंदर करेक्ट होगा। अब देखो इसमें क्या बोला है, स्टेटमेंट रीड आउट करो। विथ इंक्रीज इन आई बोथ आरपी एंड डीपी इंक्रीज। जब हम आई की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, यहाँ इंक्रीज कर रहे हैं तो ये वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। बट जब अगर यहाँ आई की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, जब यहाँ आई की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू क्या है, डिक्रीज हो रही है। इंक्रीज तो नहीं हो रही, इसे बोला हुआ है इंक्रीज होगी दोनों, तो ये क्या हो गया अपना इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, विद इंक्रीज इन एम। जब हम एम की कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मोनोमर की कॉन्सेंट्रेशन को हम इंक्रीज करेंगे, बोथ आरपी एंड डीपी इंक्रीजेस। एम इंक्रीज करेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंक्रीज होगा। एम इंक्रीज कर रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट हो गई, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक ही करेक्ट होना था ना, वैसे ये हो गई हमारे आंसर मिल गया हमें, बट नेक्स्ट भी देख लेते हैं अगर आपको कोई डाउट हो तो। ठीक है, बोला हुआ जब हम आई को इंक्रीज करेंगे आरपी के अंदर, आई इंक्रीज करेंगे तो आरपी डिक्रीज हो रहा है, डायरेक्टली है, गलत हो गया ये, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया अपने। नेक्स्ट देखो, डीपी इंक्रीज विद इंक्रीज इन आई। जो डीपी है वो इंक्रीज करेगा आई की इंक्रीज करने से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों, कैसे इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा ना। तो ये स्टेटमेंट भी अपनी गलत हो गई, ये भी गलत हो गई, तो एक ही स्टेटमेंट अपनी करेक्ट है, बी वाली, यही इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, देखो स्टेटमेंट में दिया हुआ है, इफ क्यूटी एंड क्यूटीएम आर द मोलर एंड molecular and molar translation partition function of X2 respectively। तो इसका फॉर्मूला बताओ हमारे पास क्या होगा। अब हमें पता है कि जो हमारा ये ट्रांसलेशन फॉर्मूला होता है, ट्रांसलेशन फंक्शन का किसके इक्वल होता है, वो फॉर्मूला इक्वल होता है हमारा क्या, इक्वल टू क्यूटी इंटू में क्यू डिवाइड बाय एन। ये हमारा जो फॉर्मूला है, मोलर ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन, ये होता है हमारा क्यूटी एन डिवाइड बाय एन फैक्टोरियल के इक्वल होता है। ठीक है, हमसे वैल्यू कितनी पूछी हुई है, एल एन की पूछी हुई है, तो क्या करेंगे हम, एल एन क्यू ले लेंगे दोनों साइड, ये क्या आ जाएगा, एल एन क्यूटी एन डिवाइड बाय एन फैक्टोरियल। अब लोगरिथम की प्रॉपर्टी लगाओ, अगर एल एन ए बाई बी है तो ये क्या हो जाएगा, एल एन ए माइनस एल एन बी हो जाएगा। तो यहाँ से ये किसके इक्वल आ गया हमारा, एल एन क्यूटी एन माइनस के एल एन एन फैक्टोरियल। अब यहाँ पर क्या करना है अपने को, स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन लगानी है, स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन। क्या हो जाएगा वहां से, एल एन क्यूटी ऑफ एन माइनस के, ये हो जाएगा एल एन ऑफ, ये हो जाएगा अपना एन एल एन माइनस के एल, ब्रैकेट खोल दो, एल एन क्यूटी एन माइनस के एन एल एन प्लस में एन। ठीक है, अब ये हमारी वैल्यू आ गई। अब देख लो ये कहाँ से मैच करनी है, एल एन क्यूटी, और हाँ ये पावर आगे आ जाती है ना प्रॉपर्टी में, ये एन आगे आ जाएगा, यहाँ पर भी एन, यहाँ पर भी एन, एन एन एल एन क्यूटी माइनस के ये वाला और प्लस में ये स्टेटमेंट अपनी मैच कर रही है। हमने जो फॉर्मूला लगाकर उसको सिंप्लीफाई किया है, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इतना ही पूछा हुआ था, इसमें कोई ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन नहीं थी, बस हमें फॉर्मूला लगाकर लोगरिथम लेकर जिसकी वैल्यू पूछी हुई थी, बस लोग की दो प्रॉपर्टी लगानी थी, डिवाइड वाली और पावर वाली, और ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। मैंने ये स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन लगाया हुआ है, जब एल एन फैक्टोरियल आ जाए तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, एन आगे एल एन माइनस के एन हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या दिया हुआ है हमें, अमंग द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट इज आर आ गया ना, यानी कि कई स्टेटमेंट ठीक हो सकती है।
क्वांटम का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट देखो क्या दिया हुआ है इसमें, द नॉर्मलाइजेशन फैक्टर ऑफ अ स्लैटर डिटरमिनेंट फॉर अ 3 इलेक्ट्रॉन एटम इज दिस। स्लैटर डिटरमिनेंट का फॉर्मूला होता है 1/n फैक्टोरियल n इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। तो इसने क्या दे दिया, ओनली अंडर रूट 1/3 दे दिया, तो ये तो हमारा गलत हो गया। अगर 3 फैक्टोरियल दिया होता ना, 3 फैक्टोरियल दिया होता तब ये करेक्ट होता। तो ये वाली अपनी स्टेटमेंट पहले ही गलत हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे देखो क्या दिया हुआ इसने, देखो बच्चों, द नंबर ऑफ नोड्स इन द रेडियल वेव फंक्शन ऑफ 3s ऑर्बिटल ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज द सेम एज द नंबर ऑफ नोड्स इन द एंगुलर वेव फंक्शन ऑफ 4d ऑर्बिटल। अब जब 3s ऑर्बिटल के लिए पूछ लिया इसने, देखो 3s ऑर्बिटल के लिए हमारे जो नंबर ऑफ नोड्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, n-1 के इक्वल होते हैं। n की वैल्यू कितनी है, 3 है। l की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 0 हो जाएगी, माइनस के 1, ये वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 2 आ गई। और ये किसके इक्वल बोला हुआ है इसने, एज द सेम एज द नंबर ऑफ नोड ऑफ एंगुलर बोला हुआ है 4d ऑर्बिटल का। अब जो एंगुलर पार्ट लेंगे हम, एंगुलर नोड लेंगे 4d ऑर्बिटल के लिए, तो उसकी वो किसके इक्वल होता है, हमारी एल की वैल्यू के इक्वल होता है हमारा एंगुलर नोड। तो एल की वैल्यू कितनी है, इसके लिए 2 है। तो इसमें बोला हुआ था कि ये सेम होंगे, तो ये भी 2 वैल्यू आई है, ये भी 2 आई है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी अपनी, करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो इसमें क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट इसमें बोला हुआ है द एनर्जी सेपरेशन बिटवीन एनी टू एडजेसेंट स्टेट इज द सेम फॉर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। जो हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का केस पढ़ते हैं उसके लिए हम ये ग्राफ बनाते हैं ना, तो इसके लिए क्या होती है, वैल्यू सेम होती है। सेपरेशन की एनर्जी सेपरेशन की दो साइड्स की, बट डिफरेंट फॉर है रिजिड रोटेटर। रिजिड रोटेटर के लिए क्या होती है, वैल्यू इंक्रीज करती चलती है, ठीक है, एनर्जी की जो वैल्यू है। तो ये स्टेटमेंट भी अपनी करेक्ट है। नेक्स्ट देखो इसमें क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट देखो बोला हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ अल्फा इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव ऑफ दैट ऑफ बीटा इलेक्ट्रॉन। तो इसमें बोला हुआ है मैग्नीट्यूड, जब हम एंगुलर मोमेंटम का लेते हैं अल्फा बीटा के लिए हम इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, तो क्या होता है, इसके लिए अप स्पिन होती है, इसके लिए डाउन स्पिन होती है, वैल्यू दोनों की क्या होती है, माइनस प्लस हाफ माइनस हाफ, बट इसमें बोला हुआ है नेगेटिव मैग्नीट्यूड है। जब मैग्नीट्यूड लेंगे हम तो क्या आएगी, हमारी वैल्यू दोनों पॉजिटिव आएगी, बट इसने कह दिया कि नेगेटिव होगी, तो ये स्टेटमेंट अपनी क्या होगी, इनकरेक्ट हो गई। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी मिली अपनी, बी और सी, तो बी और सी इसका राइट आंसर होगा अपना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो स्टेटमेंट क्या दी हुई है, अमंग द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट इज आर, एमएसक्यू है, इधर बोल दिया, ठीक है। ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है, ग्रुप थ्योरी में क्या है, इमेजिनेशन करो, पार्टिकल्स की एक्सेस चेक करनी है हमें, क्या है, इसे बोला होगा C2 सिमेट्री एलिमेंट इज प्रेजेंट इन H2O and H2O2 बट नॉट इन PCl5। अब नोट बोल दिया, इसी के लिए चेक कर लेते हैं क्या है, PCl5 ये होता है ना, PCl के लिए, PCl5 के लिए स्ट्रक्चर अपना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है अपनी C3 एक्सिस होती है, और ये इसके अलोंग क्या हो जाएगी, जैसे इसके अलोंग रोटेट करेंगे तो C2 एक्सिस तो यहाँ पर प्रेजेंट है, इसे बोला हुआ था C2 प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या हो गई, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई। नेक्स्ट देखो क्या बोला हुआ है इसने, इसे बोला हुआ है कि जो हमारी C2 और C3 एक्सिस है फॉर दिस मॉलिक्यूल CCl4 एंड SF6, ये क्या होती है अपनी परफेक्ट टेट्राहेड्रल होता है ये तो, और ये क्या होता है परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। तो इन दोनों के अंदर हमारी C2 और C3 दोनों एग्जिस्ट करती है, यही इसने बोला हुआ था, तो ये क्या हो गई अपनी करेक्ट स्टेटमेंट है, दिस इज करेक्ट। आगे बोला हुआ है इसने बेंजीन के अंदर बताओ सिग्मा H होता है 1 और 3 सिग्मा D होते हैं, तो ये क्या हो गया, 1 सिग्मा H होता है और 3 सिग्मा D होते हैं। हाँ, बेंजीन के अंदर ऐसा ही सेम क्वेश्चन इस बार हमारा नेट के अंदर भी आया हुआ था ना बच्चों, देखा होगा, यही पूछा हुआ था उसमें, उसके अंदर 3 सिग्मा भी प्लेन होते हैं, 3 सिग्मा भी प्लेन होते हैं, 6 प्लेन लाई करते हैं ना, और 3 सिग्मा डी प्लेन एग्जिस्ट करते हैं, तो ये बोला हुआ है, और एक सिग्मा H होता है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है अपनी, ठीक है। आगे बोला हुआ है सिग्मा भी एलिमेंट प्रेजेंट इन NH3 बट नॉट इन BF3। BF3 ये मॉलिक्यूल है अपना,
ठीक है, T3 एक्सिस होती है इसके अंदर परपेंडिकुलर 3 T2, ठीक है। T3 एच इसका पॉइंट ग्रुप होता है, तो इसके अंदर सिग्मा एच प्लेन भी लाई करता है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन भी लाई करता है हमारा, और क्या है सिग्मा वी भी एग्जिस्ट करता है इसका एक्सिस के, हाँ जी, एक्सिस के अलोंग हमारा सिग्मा वी भी एग्जिस्ट करता है। तो इसने ये बोला हुआ था कि सिग्मा वी एलिमेंट प्रेजेंट है बट नॉट इन बी एफ थ्री, तो ये स्टेटमेंट ये अपनी इनकरेक्ट हो गई, तो इसकी बी और सी इज द राइट स्टेटमेंट। ठीक है, बस यही थी, क्योंकि एग्जिस्ट करता है ना, एच तो होता ही है हमारा, सिग्मा बी भी इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, बस यही पूछा हुआ था इसने। और देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चन अपने। बेटा मिनट बच्चों, हाँ राइट है इसका, प्योर सही होगी क्योंकि इसके अंदर ये नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है इसमें एंट्रोपी बताओ फॉर द गिवन रिएक्शन, एनएटी टाइप क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करनी है हमें, और इसे दिया क्या क्या हुआ है, ये इक्वेशन दी हुई है और बोला हुआ है हमें log k1 की वैल्यू दी हुई है, डेल्टा एच की वैल्यू दी हुई है, आर की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब हमें गिब्स फ्री एनर्जी का पता है, ये किसकी इक्वल होती है, डेल्टा एच माइनस के टी डेल्टा एस। ठीक है, यहाँ से डेल्टा एच की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या होती है, ये कितना हो जाएगा, डेल्टा जी को साइड ले जाएंगे डिवाइड बाय टेम्परेचर, और डेल्टा जी हमारा किसके इक्वल होता है, माइनस के 2.303 आर टी एल एन के, ये हमारा फॉर्मूला होता है। आर की वैल्यू हमें दी हुई है ना, माइनस के 2.303, आर की वैल्यू है हमारी 8.314, एंड टेम्परेचर कितना दिया हुआ है हमें 298 केल्विन, और एल एन के की वैल्यू है 10.6। ठीक है, यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेंगे, और इसके अंदर आगे देखो इसमें कितना दिया हुआ है, डेल्टा एस निकालना है हमें, और डेल्टा एच कितना दिया हुआ है इसमें, डेल्टा एच की वैल्यू वो रही माइनस के 54 किलो जूल मोल इनवर्स, माइनस की ये वैल्यू रख देंगे हम डेल्टा जी की 2.303 इंटू में 8.314 इंटू 298 केल्विन इंटू 10.6। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये किलो जूल में दी हुई ना डेल्टा इसकी वैल्यू एच की वैल्यू, तो इसको क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसकी सिंप्लीफाई करने के बाद हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी ये आएगी हमारी 21.75 वैल्यू आ जाएगी जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन के अंदर हमारी रेंज दी हुई थी कितनी है 21.4 टू 22 तक की रेंज दी हुई थी, तो ये हमारा आंसर इसके बीच में लाई कर रहा है, तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या दिया हुआ है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था टर्नओवर फ्रीक्वेंसी, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, जो बताओ टर्नओवर फ्रीक्वेंसी है वो किसकी इक्वल होगी, वेयर 5 मोल परसेंटेज ऑफ अ कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर 90% कन्वर्जन इन 3 आवर। ठीक है, तो टर्नओवर फ्रीक्वेंसी है हमारी, हमारा किसके इक्वल हो जाएगी, वो हमारी रेट कितना कन्वर्जन हो रहा है, 90% कन्वर्जन हो रहा है 3 आवर।
इसके लिए फॉर्मूला आता है हमारा एक टर्नओवर फ्रीक्वेंसी का। ये होता है आर मैक्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटालिस्ट। तो आर मैक्स कितनी हो जाएगी हमारी K2 डिवाइड बाय कैटालिस्ट की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब ये कन्वर्जन कितना हो रहा है हमारा, रेट कांस्टेंट वो हो रहा है 90% कन्वर्जन हो रहा है 3 आवर। तो 90% कन्वर्जन है तो क्या हो जाएगा, 90% कन्वर्जन हो रहा है, टाइम कितना है 3 आवर, आवर इन्वर्स हो जाएगा ना, 3 आवर है। और हमारी कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी हुई है कैटालिस्ट की, कैटालिस्ट कितना है 5 मोल पर रिक्वायर्ड पड़ रहा है, रिक्वायर्ड हो रहा है, तो 5/100 इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 90 कितना हो जाएगा, ये 30 आवर इनवर्स डिवाइड बाय 5, इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 आवर इनवर्स। सिंप्लीफाई किया है मैंने, इसको कुछ नहीं किया, फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, इधर यही पूछा हुआ था इन आवर इनवर्स में बताओ, तो सिंपल सी 6 हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी, यही हमारा आंसर था। इसलिए पूछा हुआ था बस 90% कन्वर्जन हो रहा है 3 आवर, तो ये हमारे कन्वर्जन ले लिया हमने रेट, और कैटालिस्ट की कॉन्सेंट्रेशन ले ली हमने, कितनी है मोल में दी हुई है ना, तो ये 5 मोल, मतलब ये क्या कह रहा है भाई, जैसे 100 मोल है ना तो 90 मोल हमारे कन्वर्ट हो गए 0.9, जो हमारी रेट ऑफ कन्वर्जन हो गई कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी। ओके, और बस इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, हमारा 6 इसके आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वांटम केमिस्ट्री से लिया हुआ है क्यूबिकल बॉक्स का, ये स्टेटमेंट दी हुई है। अब देखो हमारे पास, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें 4 फैक्टर दिए हुए हैं कोस के, कोस साइन साइन साइन, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, साइन हमारे फंक्शन की वैल्यू है √32/L³, ठीक है, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेती हूँ, ये क्या हो जाएगा साइन πx/L कोस πx/L साइन 2π/L और साइन πz/L, ठीक है। अब मैंने 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लिया, तो क्या होगा, हमें पता है कि 2 साइन ए कोस ए किसके इक्वल होता है, साइन 2a के इक्वल होता है। ये सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है, मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर, और इस 2 को मैं इस ब्रैकेट के अंदर ले जाऊंगी, √2 करके ले जाएंगे ना, फोर चला जाएगा अंदर ये इसके अंदर, और ये कितना हो जाएगा हमारा साइन 2πx/L, ये हमारा साइन 2π/L और साइन πz/L। ओके, ये कितना हो गया हमारा √8/L³, ठीक है। यहाँ से अब देखो nx की वैल्यू, ny की वैल्यू और nz की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, तो ये पाई फंक्शन के लिए हमारी nx की वैल्यू कितनी हो गई, nx हमारा 2 आ गया, ny हमारा 2 आ गया और nz हमारा 1 आ गया, ठीक है। तो इस स्टेट के लिए हमारी एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें पता है फॉर्मूला 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 8m/L², ठीक है। ये कितनी वैल्यू हो गई, 4 और 4 8 और प्लस के 9h स्क्वायर अपॉन में 8m/L²। ये तो क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था, ये बताओ द रेशियो ऑफ द एनर्जी ऑफ द स्टेट कॉरस्पॉन्डिंग टू द अबव वेव फंक्शन टू ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो अब मैंने इस वेव फंक्शन के लिए nx ny और nz की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, वहां से हमने एनर्जी कैलकुलेट कर ली। अब इसके लिए ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगी, ग्राउंड स्टेट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी फंक्शन के लिए 1 हो जाएगी। अब 1 के लिए हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 8m/L²। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3h स्क्वायर अपॉन में 8m/L²। इनकी रेशियो लेनी है, रेशियो ले दीजिए 2 to 1 डिवाइड बाय e ऑफ 1 1 1, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू अपनी कितनी थी 9 थी और ये 3 थी,
3 है ये बाकी पार्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये रेशियो किसकी इक्वल आ जाएगी हमारी 3 के इक्वल आ जाएगी। यही इससे पूछा हुआ था। क्या करना है, बस यहाँ पे जो राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर बोला हुआ था, तो 3 हमारी इंटीजर में वैल्यू आ जाएगी। बस ये हमें इसके अंदर पुट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं अपने। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वांटम केमिस्ट्री में दिया हुआ है, नॉर्मलाइज आइगन फंक्शन बोले हुए हैं, साई दिया हुआ है और जाई दिया हुआ है, और उसके लिए हमें ये वैल्यू पूछी हुई है। एनएटी टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये नोटेशन जो हमें दी हुई है ये है डेल्टा डायरेक्ट नोटेशन, ठीक है। और इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो हमें क्या करना है, देखो वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये दिया हुआ है साई, हमें वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ, ये वैल्यू नहीं लिखती। साई ऑफ जाई, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब अगर फंक्शन के साइड लिखा हुआ है ना ये एरो, तो इसका मतलब क्या है, इस वाली का हमें क्या लेना है, वो लेना है। इस वाली के लिए हम साई स्टार लेते हैं, यानी कि आइटा माइनस आइटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाली नोटेशन में ये साई स्टार की तरह यूज होता है और ये साई की तरह यूज होता है। तो ये 3 आइटा साई 1 प्लस 2 साई 2 और मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा 2 आइटा साई 1 प्लस के 5 साई 2 और एरो। अब एक बात और, फॉर्मूला नहीं, हमारे जो ये ऑर्थोगोनल फंक्शन होते हैं, अगर ये साई 1 है या फिर साई 2 ऑफ साई 2 है, तो इनकी वैल्यू क्या होती है हमारी 1 होती है। और अगर ये वैल्यू ऐसे दी हुई है साई 1 ऑफ साई 2 अलग अलग है या फिर साई 2 ऑफ साई 1 है, तो ये वैल्यू हमारी 0 होती है, क्योंकि ये फंक्शन आपस में ऑर्थोनॉर्मल होते हैं। तो ऑर्थोनॉर्मल की कंडीशन है, अगर साई 1 है और 2 है, इनकी वैल्यू ले रहे हैं हम, तो ये वैल्यू हमारी 1 आएगी। और अगर अलग फंक्शन आ गया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी। अब देखो जब हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और माइनस का 6 आइटा स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे ये वाला फैक्टर भी 0 हो जाएगा, और इसकी इससे करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। अब ये हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करो प्लस में 5 2 जा 10, और ये इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, ये फैक्टर की वैल्यू 1 हो जाएगी अपनी। तो ये कितना आ गया यहाँ से, आइटा स्क्वायर कितना होता है -1 होता है। सॉरी यहाँ पर हमने इसका कंजुगेट लिया था ना, ये माइनस आएगा, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, आइटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये -6 प्लस 10 ये हमारा 4 के इक्वल आ गया। अब सेकंड वैल्यू हमें क्या कैलकुलेट करनी है, ये वाली कैलकुलेट करनी है। दाई को आगे रखेंगे, ये पीछे साई और ये, ठीक है। अब इसका कंजुगेट लेंगे, इसका कंजुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आइटा हो जाएगा साई 1 प्लस के 5 साई 2, और मल्टीप्लाई में क्या है ये 3 आइटा साई 1 प्लस में 2 ऑफ साई 2, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई की इससे मैंने, ये आ गया 6 आइटा स्क्वायर, और इसकी मल्टीप्लाई से की प्लस के 10, बाद में और फैक्टर तो 0 हो जाएंगे ना, और साई 2 1 हो जाएगा, साई 1 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, माइनस के 6 प्लस के 10, यहाँ से भी अपनी कितनी वैल्यू आ गई 4 आ गई, तो ये वैल्यू 4 आई है, प्लस में ये वैल्यू 4 आई है, टोटल कितना हो गया 8 हो गया। दिस इज द करेक्ट आंसर, यही था इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या दिया हुआ है। 2 क्वेश्चन बचे हैं अपने, हमने 19 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कर चुके हैं। देखो थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आया हुआ है, 2 मोल ऑफ मोनोटोमिक गैस दिए हुए इसमें, ठीक है, विद इनिशियल वॉल्यूम। देखो नोट डाउन कर लो क्या क्या बोला हुआ है। इनिशियल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 5 लीटर दिया हुआ है, एंड प्रेशर P1 कितना है 10 बार है, ठीक है। उसके बाद बोल दिया अंडरगो एन इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन,
कई बच्चे क्या करते हैं, एडियाबैटिक एक्सपेंशन देखा, पॉइजन इक्वेशन लगा देते हैं बीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, बट यहाँ पर नहीं लगानी, यही गलती करते हैं। इरिवर्सिबल बोला हुआ है, इरिवर्सिबल के लिए हम ये यूज करते हैं वर्क डन इक्वल टू डेल्टा यू। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा यू वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये होता है हमारा माइनस के P2 माइनस के V1 इक्वल टू एन आर Q2 माइनस T1 डिवाइड बाय गामा माइनस 1। ठीक है, और हमें पता है आगे स्टेटमेंट में देखो, मैंने ये एक्सप्रेशन इसके लिए बताया है, अगेंस्ट द कांस्टेंट फाइनल प्रेशर ऑफ 1 बार। प्रेशर, फाइनल प्रेशर कितना दिया हुआ है, हमें 1 बार दिया हुआ है। ठीक है, आर की वैल्यू दी हुई है और हमें फाइनल वॉल्यूम V2 की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, V2 कैलकुलेट करना है हमें। अब हमें पता है कि जो हमारा फॉर्मूला होता है आइडियल गैस इक्वेशन के लिए, ये यूज करते हैं ना हम, Cp माइनस Cv इक्वल टू आर। Cp से डिवाइड कर दो इसको, Cp बाय Cv माइनस 1 इक्वल टू आर डिवाइड बाय Cv। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, गामा के इक्वल होता है, गामा माइनस 1 इक्वल टू आर Cv। ओके, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ये Ncv होता है, यहाँ पर Ncv T2 माइनस T1। अब ये वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी Cv की, तो ये क्या आ जाएगी, NR बाय गामा माइनस 1 T2 माइनस T1। और हमें गामा की वैल्यू पता है, मोनोटोमिक गैस के लिए हम कितनी लेते हैं, मोनोटोमिक गैस के लिए इसकी वैल्यू होती है 3/2, 5/2। तो गामा माइनस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। तो वहां से कैलकुलेट कर लेंगे इसको। देखो क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, इस फॉर्मूले के अंदर अप्लाई करनी है ना वैल्यू, तो मैं रख कर देती हूँ। आगे ले लेते हैं, T2 माइनस T1 माइनस के P ऑफ V2 माइनस V1। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, आइडियल इक्वेशन, आइडियल गैस है ना, तो क्या होता है PV इक्वल टू nRT होता है अपना। तो यहाँ से वैल्यू निकाल दो nR की, क्या हो जाएगी, P1 माइनस P2 डिवाइड बाय P2 माइनस T1। ठीक है, ये हो जाएगा। वैल्यू को हम यहाँ पर आगे अब पुट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना यहाँ से T की वैल्यू निकाल देंगे अपने को, वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे टेम्परेचर वाले में, ये हो जाएगा P1 माइनस P2 डिवाइड बाय NR माइनस के P ऑफ V2 माइनस के V1। टेम्परेचर नहीं दिया होगा ना हमें, ये फिर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा अपना टोटल में 3/2। P1 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 10 इंटू में V1 1 है, V1 कितना है अपना, V1 5 माइनस के P2 1 है, V2 हमें कैलकुलेट करना है, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, माइनस के P2 होता है ये 1 इंटू में ये V2 हमें कैलकुलेट करना है, और V1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, हमें 5 दी हुई है। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ से अपनी V2 की वैल्यू निकल आएगी
यहाँ से V2 की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी, 32 लीटर। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। बस यही करना था इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ग्राफ दिया हुआ है हमें, ये द फॉलोइंग फिगर शो एक्सपेरिमेंटल लिक्विड लिक्विड फेज डायग्राम ऑफ फिनोल। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ फिनोल दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है। इसके अंदर हमें बताना है कि द टोटल अमाउंट ऑफ फिनोल एंड वाटर प्रेजेंट इन द फिनोल रिच फेज व्हेन 5 मोल ऑफ वाटर वाज टेकन विद 5 मोल ऑफ फिनोल एट 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बताना है कि हमें जो 5 मोल ऑफ वाटर विच टेकन 5 मोल ऑफ फिनोल, जब हमें 40 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर फिनोल की और वाटर के मॉलिक्यूल लेते हैं तो हमें क्या वो मिलेगा, हमें टोटल अमाउंट ऑफ वाटर एंड फिनोल की बतानी है, कैलकुलेट करनी है। तो मैं इसका सोल्यूशन बताती हूँ। इसका सोल्यूशन हमारा आता है 0.8 मोल। ओके, और ये कहाँ से लिया हुआ है, लीवर रूल अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे इसके अंदर। उसका फॉर्मूला बताती हूँ मैं आपको क्या होता है। लीवर रूल के लिए नंबर ऑफ टोटल मोल्स पूछा हुआ है इसने, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है हमारा W फॉर अल्फा इक्वल टू W माइनस के। ये मोल फ्रैक्शन होते हैं ए और बी, अल्फा फेज के लिए और बीटा फेज के लिए। ये होता है बीटा ऑफ बी ओमेगा ऑफ और मॉलिक्यूल बी के लिए अल्फा फेज में और बीटा फेज में इस टाइप का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम। ठीक है, और वहां से जब हम इसको अप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे 0.8 मोल हमारा इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। यही इसका क्वेश्चन था। बस इतने ही क्वेश्चन थे आई थिंक हमारे पूरे हो चुके हैं अपने क्वेश्चन। मैंने आपको कितना 21 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दिया है फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है स्टूडेंट्स, अपनी तैयारी करते रहिए, इनको खुद प्रैक्टिस कीजिएगा हाथ से निकाल निकाल कर, क्योंकि क्वेश्चन कई ऐसे होते हैं, कई तो हमसे एक अटेम्प्ट में हो जाते हैं, बट कुछ क्वेश्चन टिपिकल टाइप के होते हैं, उनको प्रैक्टिस करते रहिए ताकि हमारे वो ओवर थ्रू हो जाए क्या, ताकि पेपर के अंदर अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमें नेट के अंदर भी मिल जाए गेट के अंदर, तो हमें ऐसे नहीं लगेगा पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन उठाकर दे दिया। ठीक है, अपनी तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।